हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरेंद्र सिंह आपके बीसीसी क्लासेस में आज जीके का पैट का पुराना पेपर सेट लेकर आया हूं जो 2021 में हुआ था। यह पेपर सेट जो आपका पीछे 2021 में 2 तारीख 11वां महीना 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट का है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। इसी का सॉल्यूशन हम आपके बीच में करेंगे और इसमें आपके वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में आए हैं और इन्हीं का आधार मानकर हम अगले पेपर को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सीधा ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसमें पहले क्वेश्चन बोला भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कार्यानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है, यानी कि ये पहले था या फिर ये था या ये। तो इसमें आपको बताना है कि तो इसमें सबसे देखिए हमको ये यहाँ पर इन सबको जब हम तीनों चारों नामों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं इल्तुतमिश का आता है। ठीक है ना, इल्तुतमिश आता है क्योंकि इल्तुतमिश जो शासनकाल था वो 1210 से ये गद्दी पर बैठे थे, तो इसलिए सबसे पहले यह है। उसके बाद अलाउद्दीन के बारे में देखें तो ये हमारे जो हैं 1296 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। और इसके बाद शेरशाह का देखें तो ये 1540 में इन्होंने भारत की गद्दी संभाली थी। ठीक है, सरहिंद और मच्छी मार के युद्ध। इसके बाद अकबर का देखें तो आपको अकबर का तो सबको पता है 1556, यानी कि ये सन तो एक वैसे भी इतिहास में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा पानीपत का जो युद्ध हुआ था, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कमेंट में ज़रूर इसको लिखें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ये पहले इल्तुतमिश, फिर उसके बाद। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और ये शेरशाह सूरी और ये अकबर, इनका सही क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपके लिए कि शिवाजी के समकालीन संत। तो सर यहाँ पर इनको ए ऑप्शन में तुकाराम, बी में है चैतन्य, राम, नामदेव, शंकराचार्य। तो इसमें आपका तुकाराम ऑप्शन सही है। तो देख लेना सर, आपके समकालीन क्वेश्चन भी पूछा गया है तो ये नेक्स्ट परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो सर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, काफ़ी बच्चों ने पिछली बार ये क्वेश्चन गलत किया था। इस बार ये किसी से गलत क्वेश्चन ना हो, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर आगाह कर रहा हूँ कि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो अब की बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो थे वो कौन से थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना सर गलत ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है चरक संहिता संबंधित है। तो सर यहाँ पर चरक संहिता जो है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। अब भाई चरक संहिता तो हमारी चिकित्सा से, और ये किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी, चरक। और ये चरक जो थे किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के में। ठीक है, ये आप और ध्यान रखना, कनिष्क के शासनकाल में इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं सर, 5वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो जो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है 5वां, देखिए क्या है, निम्न में से सही, यानी इसमें बोला है कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भाई यहाँ पर आपका ये जो ए ऑप्शन है बोला है 261 BC में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, सही है। और 78 ईसा पूर्व में, 78 AD यानी कि ईस्वी में ये आपका शक संवत शुरुआत हुई थी, 622 ईस्वी में, ये भी सही है भाई। यहाँ पर तो अभी तक ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के लिए ये आपको बोला है 1709 ईस्वी में। भाई ये जो ईस्वी जो लिखी है ये 1709 औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि कहाँ हुई थी इसकी औरंगजेब की मृत्यु, ये जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1675 ईस्वी में। ठीक है, तो सर यहाँ पर आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा क्वेश्चन आपके सामने बोला है। इसमें इनमें से किसे भारत के
ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो सर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हैं जो सबसे ज़्यादा पुराने व्यक्तियों में चर्चित हैं। ठीक है सर, तो ये देख लो यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे। तो सर होम रूल लीग के बारे में इतना पता होनी चाहिए, ये एनी बेसेंट और किसने, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसको शुरू किया था। ठीक है सर, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो इन्होंने जो शुरू किया था ये कहाँ के तर्ज से लिया था इन्होंने। सर ये आयरलैंड से होम रूल लीग को कॉपी किया था, आयरलैंड के अकॉर्डिंग भारत में शुरू हुआ था और ये अप्रैल का महीना था 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ पर हुई थी, बेलगांव में, बेलगांव में इसको शुरू किया था, बेलगांव। ठीक है, ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोला है निम्न में से मिलान करना है। तो सर यहाँ पर इस बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज के सामने कौन सा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी ये भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे भाई, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सर ये आपका ये वाला इन्होंने। तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अब इस प्रकार से आप देख लीजिए सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ ऐसे मिलान करने के बाद ऑप्शन भी टिक करना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो क्वेश्चन है नेक्स्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो सर आपको ये सब कुछ पता होनी चाहिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, सरदार पटेल ने नहीं, महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने लेकिन यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये करो मरो का नारा दिया था, तो ध्यान रखना। और लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा था कि कर मत दो, इन्होंने कहा था कर मत दो। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने, सबको पता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है। ठीक है, तो सर यहाँ पर फिलहाल आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो सर यहाँ पर देखो अजीब सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है इन्होंने ये जो प्रस्ताव दिया था वो किसको दिया था। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं, पट्टाभी सीतारमैया नहीं, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन्होंने किसको दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अपना इन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। तो सर यहाँ पर इस बार आपसे भी ऐसे कुछ परियोजना पूछी जा सकती हैं। सलाल जो पन बिजली परियोजना है वो किस नदी पर है। तो सर झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो सर ये चिनाब नदी पर है। अब इसका ये भी पता होनी चाहिए यह जो परियोजना है ये कहाँ पर है, ये है कश्मीर में। ठीक है सर, ये कश्मीर में है और ये सिंधु नदी से बहती हुई आगे ये निकल जाती है। तो ठीक है सर, आपको इतना भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोई और भी परियोजना आ सकती है, परियोजना आपको ध्यान में रखना है। इस बार परियोजना का क्वेश्चन भी जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन शुरू होता है, वसंत विश्व होता है। तो वसंत का जो होता है ये सर कब से शुरू होता है, ये आपका 21 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, वसंत का जो प्रारंभ होता है वो कब होता है, 21 मार्च से। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर पता होनी चाहिए भाई। ये जो खेतड़ी परियोजना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जस्ता है, इस्पात है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो सर आपको इस प्रकार के, तो ये जो खेतड़ी जो होती है तांबे के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है सर,
तो तांबा राजस्थान में जो पाया जाता है, तांबा पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, टंगस्टन पाया जाता है और जस्ता पाया जाता है। तो लेकिन जो खेतड़ी जो परियोजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सर आपको इतना भी पता होनी चाहिए कि कौन सा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बोला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, लोकेशन है उसकी। लोकेशन काजीरंगा जो है वो असम में है और ये एक सींग वाले सांड के लिए प्रसिद्ध है। तो सर आपको अन्य अभयारण्य या उद्यान भी पता होने चाहिए। सुंदरबन टाइगर सुंदरबन उद्यान कहाँ है, या फिर आपका और भी काफ़ी हैं, इनको सबको पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला निम्न में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी नदियां जो हिमालय तंत्र की नदियों में आती हैं। तो यहाँ पर सर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। कुछ जो ये कावेरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। तो सर यहाँ पर मुझे लग रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये हमारी किस में आती हैं? हिमालय की नदियों में काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो सर ये आपको पता होनी चाहिए कि हिमालय की नदियों में कौन कौन सी। और सर ये दक्षिण की गंगा, हमारे जो कावेरी जो है दक्षिण क्षेत्र में निकलती हैं और ये गोदावरी उसी साइड में आती है। दक्षिण है गोदावरी है, गोदावरी के बाद कावेरी है, पेन्नर है, पेरियार है आदि। ये जो है हमारी कैसे दक्षिण साइड में है और ये जो हमारी है उत्तर साइड में। और ये इस यानी कि सेकंड और कौन सी आपका सेकंड और ये थर्ड, ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ पूछा है सर। इसमें ए ऑप्शन है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बी ऑप्शन है अनुचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी ऑप्शन है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, डी ऑप्शन है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो सर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है डी ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रखना इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि बैंक दर का अर्थ क्या होता है, वो किससे होता है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन में बोला है यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो वो देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्या है? कोई असर नहीं पड़ेगा सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो गलत है। घट जाएगी सर, वो घटाया जा रहा है तो सर यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो क्या होगा? साख सर्जन कैसे होगी? बढ़ जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सर, ये पीछे 2021 में आए हुए पैट की परीक्षा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों पर का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो सर यहाँ पर ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो सही है वो पूंजीवादी सही है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए बोला है क्वेश्चन में 100 रुपये का नोट किस के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि किस पर इसके सिग्नेचर होते हैं। सर आपको इनके पीछे छपी हुई आकृतियों के बारे में भी पता होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन के सिग्नेचर के साथ साथ आपको यही पता होनी चाहिए कि ये इसके जो किसके पीछे किस प्रकार की आकृति छपी हुई है। तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सर जो 1 रुपये का जो नोट होता है वो यहाँ पर मेरे को कमेंट में बताना है कि 1 रुपये का नोट के पीछे किसके सिग्नेचर होते हैं, यानी कि 1 रुपये के जो कागज़ का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री के, ये सचिव के या राष्ट्रपति के। ये मुझे कमेंट में ज़रूर इसका 19 का आंसर ज़रूर देंगे मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बोला है फैमा FEMA का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि फैमा को यहाँ शॉर्ट रूप में लिख दिया है और सर यहाँ पर इसका पूरा नाम पूछा है। तो देखिए सर यहाँ पर
पढ़ना है कि ये क्या है। ये ऑप्शन है आपका फंड एक्सचेंज मीडिया। तो यहाँ पर सर ये ऑप्शन नहीं, यहाँ पर जो सर आपका जो फेमा का जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसमें देख लीजिए आपका सर कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसमें सही है। और ये और पता होनी चाहिए कि इसको जो कब शुरू किया गया था सर, इसको 1 जून 2000 में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखना 1 जून 2000 पूरे 2000 में इसको लागू किया गया था फेमा को। ठीक है सर, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म किसी भी प्रकार के कोई भी फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है। तो ये यानी कि किस प्रकार की सूची का विषय है, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का या संघ सूची का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ये जो है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये जो क्या है राज्य सरकार का विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो सर यहाँ पर भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अकॉर्डिंग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। ध्यान रखना सर इसको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और ये जो भाग 4 जो है हमारा कितने से शुरू होता है, ये जो 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन बोला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार है और ये जो मौलिक अधिकार है ये जो है आपका अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना 21A से ये संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। और इसको संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर 24वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। तो सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है आपका। यहाँ पर किसने ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो सर इसमें जवाहरलाल नेहरू ही इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। और ये आपका अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो सर यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये सर आपका इसमें 29 होता है इसमें सही ऑप्शन। ओके, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों को रखा गया है। तो सर ध्यान रखना आपका कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो यहाँ पर सर आपको 26वें क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसमें कौन सा आंसर है। देखिए इसमें प्रोटीन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपको इसमें सही आंसर बताना क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ठोस चालक में धारावाहक कैसे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगला 27वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई है। तो सर प्रकाश वर्ष जो होता है आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की माप है इसमें के अंतर्गत। तो सर वो एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष की माप की इकाई कहते हैं। ठीक है सर, आपका प्रकाश है तो वो दूरी से रिलेटिव और कैसे प्रकाश के लिए है। अगला क्वेश्चन सर आपका 28वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये बोला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सर यहाँ पर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसमें आपका इसमें ऑप्शन पढ़ना है। देखिए क्या होता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सर इसमें सोडियम ऑक्सीक्लोराइड होती है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CaOCl2। ठीक है,
आपको यहाँ पर इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें तो ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, अन्य किसी पाउडर के बारे में पूछ सकता है तो आपको उनके बारे में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस सेट रखा गया है जो पीछे परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर बोला 24 कैरेट सोने में खरे सोने कितना होता है। देखिए आपका 18 कैरेट सोना पूछा है तो 18 कैरेट होता है हमारा, लेकिन जबकि रियल कितना होता है 24 कैरेट शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। आप इसको परसेंटेज करके निकालेंगे तो आपका परसेंटेज में आएगा कितना 75% होता है। यानी कि 18 कैरेट सोने में कितना परसेंट सोना होता है 75% सोना होता है। शुद्ध सोना कितना होता है हमारा, शुद्ध सोना कितना होता है 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना होता है 24 कैरेट होता है, और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सोने को ठोस बनाने के लिए क्या मिला जाता है, ध्यान रखना, सोने को ठोस बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, तांबा, ठीक है, तांबे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संतरे में बहुयात में होते हैं। सर यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि इसमें क्या होते हैं। आपका इसमें संतरा जो होता है वो खट्टा होता है। खट्टा जो होता है हमारे किस विटामिन में पाया जाता है, हमारे विटामिन सी में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये अन्य भी पता होनी चाहिए, जैसे चींटी का जो डंक होता है उसमें किस प्रकार का तो फॉर्मिक अम्ल होता है। अन्य भी सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विटामिन के बारे में भी यहाँ पर बच्चों पढ़कर जाना, क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है और इस प्रकार के कैलकुलेशन को आप जो सॉल्व करोगे तो सर यहाँ पर ये आपका इसका वर्क करके निकाल लेंगे, यानी कि x√x बचेगा और ऊपर नीचे ये आपका 196 का मान कितना होता है 14 हो जाएगा, और ये आपका 72 बटे डिवाइड बाय 56, तो आपका ये 14 चौका 56 कट जाएगा और 4 से इसको काटोगे आप 72 को तो आपका कितने बार कट जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको इसको सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। हालांकि कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना है, ठीक है सर। मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका एक और अगला क्वेश्चन, और जो इस क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो सर इस प्रकार की संख्या ये 3 कंटिन्यू मल्टीप्लाई में होती है, मैं क्लास में बता चुका हूँ। तो इसमें ये वाली कंडीशन बचती है, बस आप इसको इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए मुझे कमेंट में लिखें ज़रूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपका ये जो 33 और ये 33वां क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर दें। 34वां भी मैं आपको मैथ की क्लास में इसको करा दूंगा। हालांकि यहाँ पर 30% घटाने पर कितना रह जाएगा 70, और 20% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 120/100 कर दो तो ये आपका 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। और 12 सत्ते कितने होते हैं इसका आंसर भी मुझे कमेंट में करेंगे। तो सर मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ को अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे हैं। तो 12 सत्ते भाई कितने होते हैं 84 होते हैं, और आपका 84% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 84%, तो बाकी बचा कितना 100 में से 84 घटा के आपको क्या होगा 16% क्या हो जाएगा, घटेगी या बढ़ेगी, ये आप मुझे बताओगे घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, ये 34 क्वेश्चन का कमेंट में आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 36वां क्वेश्चन, एकल का विलोम क्या है। यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है। अब एकल का विलोम पूछा है क्या है, तो सर ये एकल का विलोम क्या कौन सा बहुल एकल का जो विलोम होता है वो बहुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दर्प का पर्यायवाची क्या है। दर्प का पर्यायवाची पूछा है तो इसमें आपको बताना है तिरस्कार होता है या अहंकार होता है या व्यर्थ होता है या क्या स्वाभिमान होता है। तो इसका क्या होता है, दर्प का अर्थ पर्यायवाची क्या होता है, अहंकार होता है सर। दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है, ध्यान रखना। ये आपका एक घमंड, यानी कि दर्प मीन्स होता है घमंड। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में बोला है, मन को हरने वाला के लिए जो एक शब्द चुनना है वो क्या कहेंगे उसके लिए। मन को जो हर ले वो क्या कहलाता है, मनोहर कहलाता है, यानी कि मनमोहक। तो यानी कि वो मनोहर कहलाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, गागर में सागर भरना, यानी कि बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में कह देना, यानी कि बहुत लंबी बात है उसको शॉर्ट में कह देना, यानी कि वही हमारा क्या होता है गागर में सागर भरने के बराबर होता है। तो इसमें ये ऑप्शन है दांव
दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कह देना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार के मुहावरे भी पढ़कर जाने हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। महत्वाकांक्षी जो शब्द हैं इसको में से कोई सही वर्ड चुनना है। तो महत्वाकांक्षी को ढंग से पढ़, ऐसे कुछ बड़े बड़े वर्डों को आप पढ़कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। महत्वाकांक्षी, यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, महात्मा नहीं होता, ये महत्वाकांक्षी शब्द होता है, महात्मा नहीं। ठीक है सर, तो आपका इसमें 40 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ये आगे इंग्लिश के क्वेश्चन रखे थे इसलिए मैंने उनको लिया नहीं है। आपका नेक्स्ट सेट लेके चलते हैं। तो सर यहाँ पर बोला है, दिए गए विकल्प में इनका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो नृविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। तो ध्यान रखना ये आपका इसमें किस प्रकार का होता है, ये कैसा होता है, नृविज्ञान, यानी कि वो किससे होता है, मानव से संबंधित होता है, विज्ञानी। तो ठीक है सर, आपको इस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन भद्दा सा दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो सर आपको यहाँ पर बताना है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो इसमें डिफरेंस वर्ड चुनना है, वो कौन सा है सर, वो आपका इसमें तेल वर्ड अलग है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से ये जो है किससे, दूध से रिलेटिव है, लेकिन ये तेल जो है इससे इनसे डिफरेंस है, इनसे अलग है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 48 का रीजनिंग का क्वेश्चन होता है और इसमें से आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो सर मैं इसका 48 का कमेंट में आंसर आपसे चाहता हूँ, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस 48 का आंसर कमेंट में देंगे मेरे को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सर एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला है इस दिन यदि गुरुवार है तो उस कितने सोमवार हो सकते हैं। तो सर आपका 25 तारीख को गुरुवार है, तो आप सर गुरुवार से अकॉर्डिंग इनको देखिए, आपका एक 4 तारीख का गुरुवार होगा, 11 का गुरुवार होगा, 18 का गुरुवार होगा और 25 का गुरुवार होगा। तो इस प्रकार आपसे सोमवार पूछें, सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं तो इसमें गुरुवार 4 आ रहे हैं, तो इसमें आपका कितने सोमवार पढ़ सकते हैं इसमें सर, इसमें 4 या 5, ये इसको सही कमेंट में इसका आंसर देंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पर करा दूंगा, अभी नहीं करा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 51वां क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में बोला निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो सर यहाँ आपको सही ऑप्शन चुनना है, यानी कि अगरतला में हो चुका है, रांची में हो चुका है, चेन्नई में, यहाँ पटना में ये अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो सर यहाँ पर पटना ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 52 क्वेश्चन। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड में है। तो यहाँ इसका आंसर सही बताना है भाई दोस्त, प्यारे बच्चों, इसमें बताना है सबसे। देखिए इस प्रकार के आपको जो ये क्वेश्चन पूछा है, दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत कंपनी बनी है, तो दूरसंचार के बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर रिलायंस जियो जो है वो 5वें नंबर पर पहुँच चुकी है, ये 2011 के अकॉर्डिंग इसका आंसर है। आगे जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो क्या है, फेरारी है जो दुनिया का सेकंड नंबर पर है। और तो इस प्रकार ये आपको इनको सबको पढ़ लेना है। आगे बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इनमें से आपको इनमें सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। वर्ल्ड परियोजना तो वो सर कहाँ, राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको वर्ल्ड का फुल फॉर्म भी आ सकता है, BOLD सॉरी, बॉल की फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो इसके फुल फॉर्म भी पढ़कर जाना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुक्ति वैक्सीन पहला देश कौन सा है? तो सर आपको इसमें आंसर बताना है। ऑप्शन में है घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में जो वैक्सीन जो बनाई थी वैक्सीन जो थी वो कहाँ पर बनी थी? घाना में बनी थी। ठीक है सर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ पर भी सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया तो अन्य अंतरिक्ष से रिलेटिव एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसमें है ये आपका ए ऑप्शन सही है, सिरिपा बादला। तो पढ़कर जाना है सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो सर यहाँ पर आपको किसका पहलवान के बारे में भी पढ़कर जाना है। इसको 2 साल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। तो उसमें सर उनमें नाम जो आता है वो आपका कौन है? सुमित मलिक हैं। इस पर बी ऑप्शन इसमें सही है। इन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो सर इसमें आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। तो इसमें सर आपका हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIAE शुरू किया गया है? तो सर यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। तो सर यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये जो आपका UDISE का पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लान। तो यहाँ इसका फुल फॉर्म भी पढ़कर लेना भाई। इसकी पूरा नाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जो आपको बोला है ना, UDISE। इसकी फुल फॉर्म यू से होगा यूनाइटेड, डी से होगा यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका 59। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सर ये 2011 में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा है और शिखर धवन है। तो इसमें विराट कोहली को वीवो फ़ोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। चलिए सर आपका नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन नंबर बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसको ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सर 60 का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। इसका आपका सी ऑप्शन सही है। न्यायालय से संबंधित भी क्वेश्चन भाई अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर ये पढ़कर जाना है, जरूर आएंगे इस प्रकार के। और मैं इन्हीं के आधार पर टेस्ट बनाऊंगा। अगले टेस्ट उनको भी ढंग से करना है। क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपको ये पता होनी चाहिए जो भारत के नेपाल से टच होने वाले जो राज्य हैं वो पता होनी चाहिए वो कौन कौन से हैं भाई। एक तो हो गया यूपी, एक हो गया, एक आपका यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूके हो गया, और यूके के बाद आपका बिहार हो गया भाई, बिहार, और आपका सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो कितने राज्य हो गए सर आपके? 5 राज्य इसमें सही है। ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर ए है। ठीक है। इनकी 5 राज्य जो हैं इसे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के देख लेना, पड़ोसी के बारे में पढ़कर जाना, जरूर आएगा जरूर। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी पूछा है क्या है? तो यहाँ पर विदेशी किसी भी देश की राजधानी पूछी जा सकती है और उसके साथ साथ उसकी कैपिटल यानी उसकी मुद्रा भी पूछी जा सकती है। राजधानी कैपिटल के अकॉर्डिंग साथ साथ उसके मनी भी, वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, ठीक है। तो पढ़कर जाना है सर। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, तो इसकी राजधानी बताना है आपको कौन सी है। इसमें सान जो सर आपका बीजिंग नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, ढाका नहीं हो सकता, तो आपका सान जोस जो है वो डिफरेंस वर्ड है। और वैसे भी आप इस प्रकार के इनको टिक कर सकते हो। जब आपको कुछ की राजधानी आएंगी तो कुछ की राजधानी ऐसे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की अधिकारी की भाषा निम्न में से कौन सी है? तो सर वहाँ पर जो लैंग्वेज है तमिल है, मलयालम है, या ग्रेट अंडमान है, या सिहला है। तो इसमें आपका मलयालम इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो सर और ये भी पता होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर जो लक्षद्वीप पर जो द्वीप की संख्या जो वो कैसी है, 12 प्रवाल द्वीप हैं, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर 36 द्वीप हैं, लेकिन 11 पर आबादी है। यहाँ पर कितने हैं? 36 द्वीप हैं जिनमें 11 पर आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोला है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा में सदस्यों की संख्या बतानी है। तो सर यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका 530 या 540 या 550, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सर आपका एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हिंदी दिवस तो भाई अभी आपका जल्दी में ही है, प्रेजेंट में। तो आपका कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है सर। आपका ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इनमें बोला है इनमें से कौन सा देश सार्क का देश नहीं है? तो सर यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए सार्क के देश कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। तो इसमें आपका आंसर जो है, कौन सा आंसर सही है? इसमें म्यांमार इसमें आंसर सही है, ठीक है ना। तो इसमें ये भी पता होनी चाहिए, इसमें जो सार्क में जो देश जो है वो कौन कौन से हैं। भारत है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। तो इसमें ये आपका म्यांमार इसमें नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं? तो सर आपको अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पता होनी चाहिए। बेंगलुरु में, दिल्ली में, या औरंगाबाद में, या लखनऊ में। तो आपका औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में ये सभी गुफाएं हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कैसे बौद्ध धर्म से रिलेटिव भी हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर आ जाता है 1 से 12 तक की जो बौद्ध गुफाएं हैं, वो 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो किससे रिलेटिव हैं? बौद्ध से रिलेटिव हैं। और 13 से 29 तक इसमें हिंदुओं से रिलेटिव हैं। जबकि देखो गुफाओं के बारे में क्वेश्चन आ सकता है सर, मैं दोबारा से इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो हैं कितनी हैं? 34 गुफाएँ हैं। 1 से 12 तक तो बौद्ध तक हैं, बौद्ध से रिलेटिव हैं। और 13 से 29 तक 39, 13 से 29 तक इसमें किसी है? हिंदुओं से 29 से। और आपके 30 से 34 तक जैन धर्म से रिलेटिव है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं, आपका अंतिम की ओर चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सर आपको यहाँ पर ग्रहों के बारे में भी इनका घटता और बढ़ता क्रम आना चाहिए। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा सर? डी ऑप्शन आपका सही है। तो आपको दूर ग्रह और पृथ्वी किन ग्रहों के बीच है ये भी पता होनी चाहिए, या मंगल ग्रह किन के बीच है, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो सर प्रथम एशियाई कौन थे ये आपको बताना है, और इसमें देखना है CV रमन, या राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या मदर टेरेसा। तो सर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कैसे थे? प्रथम एशियाई थे। इनके लिए गीतांजलि, इनकी कौन सी पुस्तक? गीतांजलि,
पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है सर, और किस सन में मिला था, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस सन में इनको पुरस्कार मिला था। कितना, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, और सर नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 1900 से 29 जून 1900 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से शुरू की गई, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कितना से, 1900 से। हालांकि अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से दिया जाता है, तो आपको इनके बारे में भी पता होनी चाहिए। तो सर ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैंने आपको पिछले पेपर से इकट्ठे करके आपके लिए कराए। तो मैं चाहता हूँ ये आपके क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपके समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक और बार रिवीजन कर लेना। इन क्वेश्चनों को बेस मानकर आपके अगले क्वेश्चन अगली परीक्षा में आएंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी से करें। और मुझे आशा है कि आपका पेपर अच्छा होगा, और मैं चाहता हूं कि आपका पैट में इस बार 90% प्लस स्कोर रहे, जिससे कि आपका कोई भी किसी प्रकार की यूपीएससी सरकार भर्ती निकाले तो उसमें आपका नंबर सबसे पहले लिस्ट में और सबसे ऊपर हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।